वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए न्यूज डेली फॉर द डेट ऑफ 23 जनवरी 2026 आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सी न्यूज के साथ। आपको फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। तो थय्यम जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पर, आपको स्टेट पता होनी चाहिए, नॉर्दर्न केरला। ठीक है, तो केरला की अंदर ही थय्यम को सेलिब्रेट किया जाता है मेजरली, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देन मेजर पॉइंट आपका आता है इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट बोर्ड ऑफ पीस विद 19 नेशंस अटेंडिंग। तो टोटल नंबर ऑफ नेशंस जो 59 कंट्रीज हैं वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए साइन कर चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस क्या है जो ट्रंप ने यहाँ पर रोल आउट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है इस साल। ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ पीस का मेजर काम क्या है कि गाजा को यहाँ पर हमें क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। बट एक और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है यूएसए को एम्बिशियस प्लान के अंदर कि वो यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पर रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं। 59 नेशंस में से आप देखोगे कि 19 नेशंस ने इसको अटेंड किया जब इसको रोल आउट किया गया। 19 नेशंस जो है वो कौन से हैं वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बल्गेरिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ठीक है, ये सिंपल आपकी न्यूज थी। इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर साइन नहीं किया है। पाकिस्तान ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुका है। $1 बिलियन जो है वो इसकी मेंबरशिप फीस है जो कि एक परमानेंट मेंबरशिप प्रोवाइड करेगी। देन नेट एफडीआई नेगेटिव फॉर 4th मंथ इन अ रो नवंबर 2025। तो अब आपको नेट एफडीआई के बारे में पता होना चाहिए क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं इकोनॉमी डोमेन वालों। ठीक है, एफडीआई क्या है कि फॉरेन कंपनीज जो इंडिया के मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो नेट एफडीआई का मतलब क्या होता है, नेट वर्ड जब आ जाता है, ग्रॉस वर्ड आता है, एक नेट वर्ड आता है ना। अब यहाँ पे इसको नेशनल इनकम के साथ मत जोड़ने लग जाना कि ग्रॉस मतलब कि हम विद टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस तो वो नेट आ गया, वो वाला यहाँ पे नहीं देखना है। एफडीआई जो है एक इनफ्लोज होते हैं, एक आउटफ्लोज होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जो आ रही है फॉरेन कंट्रीज की वो होगी, और एक इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कंपनीज फॉरेन में कर रही हैं वो होंगी। तो इंडियन कंपनीज जो फॉरेन कंपनीज के अंदर या फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है वो एफडीआईज आउटफ्लोज होते हैं। ठीक है, या एफडीआई आउटफ्लो बोलते हैं उसको। फॉरेन कंपनीज जब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी उसको एफडीआई इनफ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों का डिफरेंस जब आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है तो उसके बाद वो नेट एफडीआई आपको नजर में आएगा। तो नेट एफडीआई नेगेटिव ग्रोथ यहां पर दिखा रहा है, मतलब इंडियन कंपनीज ने ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट किया है बाहर की कंपनीज में एज कंपेयर टू कि बाहर की कंट्रीज ने इंडिया के अंदर जितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने लिक्विडेट करना शुरू कर दिया अपने सारे शेयर्स को। मैंने आपको कल भी ये चीज के बारे में बताया था। तो ये नेट एफडीआई जो है वो कितना अभी यहां पर आया है, $446 मिलियन। आप देखोगे कि ये डिफरेंस देखने को आ रहा है। ठीक है, कि इतना ज्यादा पैसा हमारे इंडिया से निकल के बाहर चला गया। ये एक सिंपल न्यूज थी। ये रिपोर्ट किसने दी है, आरबीआई की मंथली बुलेटिन आती है। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकर्स बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, एंड अब हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस को भी आरबीआई कंडक्ट कराता है मेजरली। देन आपके ऑस्कर्स को लेकर 16 नॉमिनेशंस में जो सिनर्स मूवी है मैक्सिमम नॉमिनेशन उन्होंने यहाँ पर ली है, रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। ठीक है, एंड 13 जो आप कह सकते हो नॉमिनेशन किसको मिली है, वन बैटल आफ्टर दी अनदर। तो 10 ऐसी मूवीज हैं जो कि बेस्ट फिल्म की कैटेगरी के लिए यहाँ पर नॉमिनेट की गई हैं। एंड ऑस्कर्स का दूसरा नाम क्या है, अकेडमी अवार्ड, जिसका 98th अकेडमी अवार्ड जो कि ऑस्कर्स दैट इज 98th ऑस्कर्स इस बार यहाँ पर नॉमिनेशंस की लिस्ट दी गई है। एंड मार्च के अंदर लॉस एंजलिस में इस बार फाइनल जो डिसीजंस हैं, जो विनर्स हैं उनको अनाउंस किया जाएगा। देन डीआरडीओ मिसाइल टू फीचर एट रिपब्लिक डे परेड। तो डीआरडीओ क्या है, हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बार अब वो भी अपनी एक टैब्लो झांकी को यहाँ पर निकालेंगे। एंड स्पेसिफिकली अट्रैक्शन क्या होगी हमारी, LRASHM। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि अब एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जो कि अब स्टैटिक यानी कि कोई अब एक टारगेट है जो कि एक जगह पे स्टैटिक है, रुका हुआ है, उसको भी टारगेट कर सकती है, या जो अब टारगेट मूव कर रहा है उसको भी इजीली प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकती है। देन अब सिंदूर फॉर्मेशन जो है एयरफोर्स के फाइटर जेट्स इस बार बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन से फाइटर जेट्स इंक्लूड होंगे, 2 रफाल जेट्स, 2 MiG-29, 2 सुखोई MKIs और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट। अब उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए कि जो एयर शो है इस बार वो 2 फेजेस में, 2 कैटेगरीज में होगा, एक परेड के ड्यूरेशन के टाइम पे एंड एक आफ्टर द परेड। ठीक है, और किस तरह की फॉर्मेशंस इस बार होंगी, तो एयर फॉर्मेशंस कौन सी हैं वो देख लो एक बार, दैट इज सिंदूर, ध्वज, प्रहार, गरुड़, अर्जन, वरुणा और वज्रंग। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
देन नॉट ईजी टू हैंडल वेनेजुएला ऑयल विल असेस ड्यू कोर्स। तो आपकी न्यूज़ बस यही बोलती है कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो अब हम इंडिया जो है इंपोर्ट करना चाहती है, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं अभी कि पहले से ये इंपोर्ट इतना ज़्यादा वेनेजुएला से क्यों नहीं हो रहा। हालांकि इंडिया पहले वेनेजुएला से इंपोर्ट करता था 2014-15 तक क्रूड ऑयल को, बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उसके टाइप के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक स्वीट क्रूड ऑयल जिसको हम लाइट क्रूड ऑयल बोलते हैं वो, और एक हमारे पास हैवी क्रूड ऑयल होता है, एक हमारे पास सार क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, तो हमारे पास स्वीट और लाइट एक कैटेगरी में आते हैं, दोनों का सेम ही नाम है। दूसरा आता है हमारे पास सार और हैवी। ठीक है, अब क्या है जो स्वीट और लाइट है ना वो अब क्या होगा, वो लेस विस्कस होता है। मैं आपको बताती हूँ मतलब क्या है इसका, लेस विस्कस होता है, ये पॉइंटर्स बना लेना। अब लेस विस्कस होने के साथ साथ लेस एसिड नंबर होता है इसका। ठीक है, तीसरी चीज ये है यहाँ पर कि इसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। ठीक है, रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल को। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, अभी चौथा पॉइंट यहाँ पे और भी डाल लो कि जो सल्फर का कंटेंट होता है ना वो इसके अंदर कम होता है, तो इस वजह से जो इसकी स्मेल होती है वो नेक्स्ट टू जीरो होती है, एंड स्मेल इसकी जीरो होती है, इस वजह से इसको स्वीट क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है सार आप लगा सकते हो क्रूड ऑयल को, कि वो अब मोर विस्कस है, हाई विस्कस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो सल्फर का वो ज़्यादा होता है, अब इसका एसिडिक नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, एंड जो कॉस्ट इसको बनाने की आती है या कॉस्ट जो एक्सट्रैक्शन है क्रूड ऑयल प्रोसेस की एंड रिफाइन करने की कॉस्ट भी ये ज़्यादा आती है। अब दोनों के बीच में से जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल है दैट इज सार क्रूड ऑयल, जिस वजह से अब इंडिया को यहाँ पर रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट अब सिंस रशिया से अब हमें इंपोर्ट कम करना है ऑयल का, क्योंकि इंडिया के ऊपर अब यूएसए ने सैंक्शंस लगाई हैं 25%, अगर आपको न्यूज़ पता होंगी, तो उन्हीं सैंक्शंस को हटवाने के चक्कर में अब इंडिया चाहता है कि वेनेजुएला से हम ये थोड़ा सा तेल जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वेनेजुएला अब यूएसए के अधीन हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, अब लगा लीजिए, है ना। तो हम वहाँ से अब क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं, तो अब क्या करेंगे, हमें थोड़ी रिफाइनरीज को ही अपग्रेड करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके हम भी अपना इनोवेशन जो है वो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कस का मतलब होता है, पानी देखोगे ना, पानी एकदम से बह जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, मतलब वो हाईली विस्कस है। ठीक है, जो बहुत थिक यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल दिखेगा ना, जिसमें हम यहाँ पर सार क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं या हैवी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड वो सल्फर के कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से ज़्यादा और एसिड नंबर ज़्यादा होने की वजह से इनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वेनेजुएला के ऑयल के अंदर। तो स्पेसिफिकली विस्कोसिटी इज कि कितना ज़्यादा कोई फ्लूइड इजिली बह सकता है, कितना नहीं बह सकता है। ठीक है, देन सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर इज द टॉप कॉज ऑफ दिल्ली विंटर्स पोल्यूशन। तो ये CAQM की रिपोर्ट जो हम कल न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे उसकी कॉन्टिन्यूशन में आई है कि हमारे पास सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर है जो कि इंडिया में स्पेसिफिकली दिल्ली की AQI को खराब करता है विंटर के टाइम पे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, एंड सेकेंडरी किस तरीके से वो होते हैं। तो आपके NCERT के अंदर ना एक आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है 12th की NCERT आई गेस होती है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है एनवायरनमेंट की आई गेस उसके अंदर वो चैप्टर आपका कवर किया जाता है, जिसमें आप लंदन स्मॉग के बारे में और लॉस एंजलिस स्मॉग के बारे में पढ़ते हैं। दोनों ही फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। अब उसी तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, बस एक ही सिचुएशन समझो। अब हमारे पास ये पता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है ना इंडिया की जो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। बट यहाँ पर जो रिपोर्ट है CAQM की, उन्होंने बोला कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर भी हमें यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बारीक होते हैं, वो डायरेक्टली अब इनहेल कर सकता है कोई भी व्यक्ति, उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, है ना। तो अब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बोला गया। दूसरा यहाँ पर आपको बोला गया कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। अब सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर जो है इन्हीं प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस वजह से होते हैं। तो यहाँ पर यही आपको बताया गया कि अमोनिया की प्रेजेंस की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कैसे? अब हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, उसकी एमिशंस प्राइमरली व्हीकल्स से आती है, कंबशन की वजह से आती है, ब्रिक किल्न्स, ईंट के भट्टों से सल्फर की जो आप कह सकते हो SO2 की एमिशंस जो है वो ज्यादा होती हैं। अब SO2 जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आ जाता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद अब उसको क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए ना। अब सरफेस जो है इसको मिलते हैं एरोसोल की तरफ से। अब वही एरोसोल्स के साथ सरफेस प्रोवाइड होने के बाद अब हमारे पास H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है गैसियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज आती है अब हमारे पास NOx एमिशंस जो है वो फोटोकेमिकल एंड नॉकटर्नल ऑक्सीडेशन जो है उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं। अब नॉकटर्नल ऑक्सीडेशन मतलब रात के टाइम पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो भी होता है दिन के टाइम पे। अगर आप देखोगे कि अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आयोन्स प्रेजेंट होते हैं उस वजह से ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। अब उससे क्या होता है, हमारे पास HNO3 बन जाता है। अब HNO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया।
अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, जो कि एयर क्वालिटी को खराब करती है, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दो तरह के आपके पास केमिकल रिएक्शंस आएंगे। पहले SO2 का रिएक्शन होता है एरोसॉल्स के साथ, एरोसॉल्स की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास H2SO4 बन रहा है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है HNO3 की फॉर्मेशन। HNO3 और H2SO4 जब दोनों रिएक्ट करते हैं, हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनती है। ठीक है, ये आपकी न्यूज थी। देन सुनीता विलियम जो है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है केरला लिटरेचर फेस्टिवल को। कल उन्होंने यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया था, अब उन्होंने केरला के लिटरेचर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। दैट इज द न्यूज। देन CUET UG के जो डोमेन स्पेसिफिक PYQs 2022 ऑनवर्ड सॉल्व आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन द लैंग्वेज ऑफ NCERT। एंड अगर आप चाहते हैं इनको यहाँ पर पढ़ना इजीली आप, ताकि अपना बोर्ड्स के साथ साथ मैनेज कर सको अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, तो यू कैन परचेज दिस बुक फ्रॉम आवर वेबसाइट, दैट इज www.sleepyclasses.com। तो आपके पास कौन से डोमेन्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर रहेगी, बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी। तो आप इसको यहाँ पर परचेज कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई को थोड़ा सा और स्पीड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कितनी इन डेप्थ आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पढ़ाई करने की व्हेन इट कम्स टू योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, क्योंकि आइडियली डोमेन के बेसिस पे आप अपनी जो डिग्री है फर्दर उसको केटर करोगे। ठीक है, सो कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। ठीक है, क्योंकि डाउट तभी आते हैं जब आप पढ़ते हो। तो अब सिर्फ हाँ करने से फायदा नहीं होता, क्वेश्चन करना भी जरूरी होता है। कहीं पे अगर आपको लगता है कि इन डेप्थ मेरे को कोई और चीज समझनी है, तो बोलो कि मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, बेटर समझाऊंगी मैं आपको अगली बार। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बैठे कि आपका जो पेपर है वो निकल जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।